अब प्लेन के बारे में बात करते हैं। प्लेन को हिंदी में बोलते हैं समतल। प्लेन का मतलब जैसे कोई रजिस्टर का पेज है या कोई भी समतल है, जैसे एक्स वाई समतल होता है, वाई जेड जेड एक्स, कोई भी प्लेन है, तो इसमें सीधे फार्मूले का काम होता है। जो वेक्टर और 3D वाला जो टॉपिक है, इसमें बस केवल फार्मूला याद होना चाहिए उसका। कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आसानी से उसको लगा सकते हैं। और इंटर के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। तो लाइन वाले तो पूरे फार्मूले कंप्लीट हो गए थे, लाइन में जितना बता दिया था उतना पर्याप्त है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद उसमें सब कुछ पता ही होता है, सीधे बस वैल्यू वर रखनी है। और 4-4 नंबर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं उसमें। समतल के बारे में बात करनी है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब अवलंब रूप में समतल का समीकरण कैसे लिखा जाएगा। आर तो कोई जनरल है, वेक्टर आर से मतलब नहीं है। आर डॉट एन कैप इक्वल डी। जो एन कैप होगा वो समतल के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। जैसे कोई भी समतल दिया हुआ है, अब समतल के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर कोई एन कैप है, और मूल बिंदु से समतल की दूरी ये डी दी हुई है, ये डिस्टेंस है, तभी इसमें वेक्टर नहीं लगाया गया। तो समतल का इक्वेशन हो जाएगा आर डॉट एन कैप इक्वल डी। बस एन कैप पता हो और डी पता हो, वैल्यू रख देंगे बस सीधे। जनरल फॉर्म में हम आर को ऐसे लिख सकते हैं, वैसे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इस तरीके से आर को लिखा जा सकता है। और जो एन कैप है, एन कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं। एकांक वेक्टर निकालना, जो यूनिट वेक्टर निकालना सबको पता है। एन वेक्टर लिख के अपॉन उसके मोड से डिवाइड कर दिया जाता है, ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। एन कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर एन अगर दिया हो तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मोड ऑफ वेक्टर एन से, एन कैप निकल आएगा। कभी कभी डायरेक्ट भी एन कैप दिया हो जाए तो आर डॉट एन कैप इक्वल डी, और डी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है प्लेन की। जो समतल दिया हुआ है उसकी मूल बिंदु से दूरी वो डी दी हुई है, एन और डी की वैल्यू रख देंगे। अगर एन कैप ना दिया हो तो ध्यान देना इस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि एन कैप ना दिया होने से फिर परेशानी हो सकती है इसमें। क्योंकि फार्मूला जो हमें पता है, यहाँ वेक्टर एन नहीं लिखना है, एन कैप मतलब एकांक वेक्टर फॉर्म में लिखना है यूनिट वेक्टर में। और एन कैप होता है वेक्टर एन अपॉन एन, मोड से डिवाइड करके। आर को अगर जनरल पॉइंट में लिखना हो, मान लो कभी डॉट करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आई का आई में होता है, जे का जे में, के का के में, तो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हाँ, वो तो मान लो उसी तरीके से इक्वेशन उसकी आ जाएगी। जैसे हमने मान लिया एन कैप, जैसे हमने निकाला तो आएगा तो वो कोई वेक्टर ही फॉर्म में। जैसे मान लो एन कैप आ गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इनका अगर डॉट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, और के का के में तो सी जेड इक्वल डी वहाँ लिखा हुआ है। तो प्लेन की इक्वेशन ऐसे भी लिखी हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी, और ऐसे भी लिखी हो सकती है अवलंब फॉर्म में आर डॉट एन कैप इक्वल डी। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी मामले में होता है कि यहाँ एन कैप है, कैप फॉर्म में है। ये ध्यान रखना है, एन कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर एन अपॉन मोड ऑफ वेक्टर एन। डायरेक्ट वेक्टर एन उठा के आना रख देना है, ये कैप फॉर्म में लिखना है, एकांक वेक्टर फॉर्म में। हाँ, वो गलती कर दी तो फिर इक्वेशन गलत हो जाएगी। फार्मूले को बहुत ध्यान से समझना है इसमें। ये अवलंब रूप में समतल का समीकरण हो गया, बस यहाँ ध्यान रखना है कैप फॉर्म में होना चाहिए। अवलंब के लंबवत एकांक वेक्टर लेना है, और मूल बिंदु से दूरी उसकी डी है। बाकी हम इसको ऐसे भी डॉट करके इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि एक बिंदु से जाने वाली समतल का समीकरण निकालें, और लंबवत वेक्टर जिसके दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। तो ये और ज़रा नोट कर लो इसमें। अब इसमें ये देखेंगे दिए गए बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। अब जैसे कोई पॉइंट दिया हो और वो पॉइंट समतल में होना चाहिए, और जो लंबवत वेक्टर है वो भी हमें पता हो, समतल भी है, समतल के हमें लंबवत सदिश पता है, मान लो कोई वेक्टर एन है। अब यहाँ कैप फॉर्म में नहीं लिया है। जब हमें वेक्टर पता होता है तो हम कैप तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि एन कैप होता है वेक्टर एन अपॉन एन।
उसमें एन कैप लिखना था, लेकिन अब इसमें एन कैप नहीं, अब इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। और समतल पर कोई बिंदु दिया हुआ है, समतल जिससे पास हो रहा है वो पॉइंट दिया है हमें कोई ए, तो दिए गए बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण जिसके लंबवत वेक्टर एन दिया हुआ है, इसका फार्मूला ये हो जाएगा आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन। और डॉट करना तो बहुत ही आसान होता है दो वेक्टरों का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन। आर को हम बता चुके हैं, जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। वेक्टर एन हमें डायरेक्ट पता होगा, दोनों का डॉट कर देंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड फॉर्म में। और ए डॉट एन कर देंगे, ए डॉट एन का मतलब पॉइंट ए भी पता होगा एन भी पता होगा, दोनों का डॉट करेंगे कोई नंबर आ जाएगा। वहीं जब पता है स्केलर प्रोडक्ट है अदिश, अब डॉट किया जाता है तो कोई ना कोई नंबर आता है, क्योंकि आई आई और जे और के हट जाते हैं। मान लो जैसे ए डॉट एन है, उसकी जगह कोई नंबर आ गया, स्केलर मतलब अदिश नंबर, मान लो वो डी लिखा हुआ है, तब भी यही इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी हुई है, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी फॉर्म में। तो है वो सब एक ही इक्वेशन, बस घुमा घुमा के उसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। वो लंब रूप में लिख दिया था आर डॉट एन कैप इक्वल डी, वहाँ जो डी है वो ध्यान रखना वो मूल बिंदु से दूरी थी, वो मूल बिंदु से दूरी क्वेश्चन में दी होगी। अब उसको हमने ऐसे लिख से किया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी। अब इसमें एक पॉइंट से समतल पास हो रहा है, समतल पे एक पॉइंट दिया हुआ है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर को एन ले लिया है, तब इसका समीकरण आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 2 3 फॉर्म ये हो गए, ये दिए गए बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हो गया आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन। तो इसमें हमें ए भी पता होगा एन भी पता होगा, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, बस सीधे वैल्यू रख देनी आंसर आ जाएगा, कुछ भी इसमें करना नहीं है। अब इसके बाद 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकाला जाए। ये तो एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण था, अब ऐसा कोई समतल है जो 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है, उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी वो बता रहे हैं। अब ये 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण है, 3 बिंदु हमें दिए होंगे, एक बिंदु ए होगा, एक बिंदु बी होगा और एक बिंदु सी होगा, तीनों बिंदु दिए हुए हैं। अब 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण कैसे लिखा जाए। जनरल कोई पॉइंट हम आर मान लेते हैं समतल पे, आर हमने बता दिया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। अब समतल का समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले ऐसा किया जाए, अगर हम इस आर और ए वाले पॉइंट को मिला दें और एरो इस तरफ लगा दें आर की तरफ, तो ये हमारा वेक्टर बन जाएगा आर माइनस ए, ये हमारा एक वेक्टर बन गया। अब दूसरी बात हम इसके बारे में कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला दिया जाए, इस वेक्टर को लिख सकते हैं बी माइनस ए, दोनों घटा के लिख सकते हैं बी माइनस ए। अगर हम ए और सी वाली लाइन को वेक्टर में ऐसे मिला दें तो ये जो डायरेक्शन बन जाएगी वो है वेक्टर कौन सा हो जाएगा, जब दोनों पॉइंट हैं, अभी तो ये पॉइंट दिए थे लेकिन जब लाइन मिला दी तो वेक्टर बन गया। वेक्टर उससे लिखते हैं जहाँ एरो होता है उस वाले से पीछे वाले घटा देते हैं, तो ये सी माइनस ए हो गया, एक बन गया बी माइनस ए, एक बन गया सी माइनस ए। तो अगर देखा जाए ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही प्लेन में है, अगर हमें देखा जाए इसके लंबवत वेक्टर निकालना हो, इसके लंबवत वेक्टर कैसे निकाला जाए, इनका क्रॉस कर दिया जाए, क्योंकि हमें पता होता है क्रॉस करने पर वेक्टर जो उस प्लेन में वेक्टर होते हैं उनके लंबवत हो जाता है। तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए यो वेक्टर है इस प्लेन के लंबवत हो जाएगा। और आर माइनस ए ये वाला वेक्टर भी इसी प्लेन में है, तो ये वाला वेक्टर तो इसी प्लेन में है, ये क्रॉस कर दिया तो इसके लंबवत हो गया। जब दो वेक्टर लंबवत हो जाते हैं तो हमें पता है उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब इसका डॉट इसके साथ कितना हो जाएगा, 0। बस ये फार्मूला बन गया। फार्मूला कैसे बना ये समझ में आ गया। पहले हमने इसी प्लेन में वेक्टर निकाले बी माइनस ए सी माइनस ए, फिर हमने क्रॉस कर दिया तो ये वो वाला वेक्टर आ गया जिसको वेक्टर एन लिखते थे, एन कैप। तो ये लंबवत वेक्टर आ गया प्लेन के, और लंबवत वेक्टर का प्लेन ही में जो वेक्टर था आर माइनस ए उससे डॉट कर दिया, क्योंकि जब दो वेक्टर लंबवत हो जाएं, ये और ये वेक्टर लंबवत हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0। अब हमें ए बी सी की वैल्यू पता होगी, और जब ए बी सी की वैल्यू पता होगी तो बी माइनस ए भी निकल आएगा, सी माइनस ए भी निकल आएगा। जब ये दोनों निकल आएंगे तो इनका क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करना डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले बताया जा चुका है।
यहाँ डॉट लगा के आर माइनस ए लिख के इक्वल 0 लिख देंगे। बस ज़्यादा हो आर की वैल्यू भी लिखनी हो तो हम वही लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उससे आंसर एक्स वाई जेड के टर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में निकल के आ जाएगा। ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी फॉर्म में। ना लिखना हो तो आर माइनस ए डायरेक्ट यहाँ लिख के इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस है तो ध्यान रखना, जब क्रॉस किया जाए तो वेक्टर आता है, मतलब यहाँ जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें आई कैप जे कैप और के कैप वाले टर्म जरूर होंगे। बाकी इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बस इक्वल 0 लिख देंगे, सीधे आंसर लिख देंगे। ये सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म है ये, मतलब सदिश रूप। ये 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण है सदिश रूप में। अब कार्टीजियन फॉर्म में पूछा जाए, अगर कार्टीजियन फॉर्म कार्टीजियन फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो हमें 3 पॉइंट दिए हैं, तो उनके जो आई जे के गुणांक हैं उनको हमने इस तरीके से लिख दिया है x1 y1 z1 x2 y2 z2, और तीसरे वाले को मान लिया x3 y3 और z3। अब मान लो यही हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा जो बी है, और ये वाला कौन सा है सी। वो आई जे के गुणांक जो हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसका x3 y3 और z3, वही पॉइंट ए बी सी हमने यहाँ लिए थे, वो सदिश रूप में लिख दिया था। अब ये कार्तीय रूप में लिखना है, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 में पता ही होंगे आई जे के गुणांक। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब ये हमें पता है मान लो, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण लिखा जा सकता है। कैसे, यहाँ x माइनस x1, यहाँ y माइनस y1 और यहाँ z माइनस z1। इसके बाद यहाँ x2 माइनस x1, दूसरे में पहले को घटाया था ना, y2 माइनस y1 और यहाँ z2 माइनस z1, फिर तीसरे में पहले को घटाया था, तो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही है, इक्वल इधर कितना कर देंगे 0 कर देंगे। तो बात ये वही है, ये कार्तीय रूप में है। कार्तीय रूप को हम सदिश रूप में बदल सकते हैं, सदिश रूप को कार्तीय रूप में। बस सदिश रूप में वो ए बी सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्तीय रूप में बस वो ए बी सी में जो आई जे के गुणांक थे उनको x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 मान लिया है। जैसे बी में से ए घटाया था, मतलब दूसरे में से पहले वाले को घटाया था, वैसे ही यहाँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिखा हुआ है। सी में से मतलब तीसरे वाले पॉइंट में पहले को घटाया था, मतलब तीसरे वाले में पहले वाले को घटाया गया है y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। और पहले आर में ए घटाया था, आर को कोई भी हमने कहा था जनरल पॉइंट मान सकते हैं एक्स वाई जे, और ए वाला मतलब x1 y1 z1। अब देखो यहाँ आर में ए घटाया है, मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 लिखा बिल्कुल वही है, बस वो सदिश रूप में लिखा है, ये कार्तीय रूप में लिखा है। दोनों एक ही बात है, दोनों से आंसर एक ही निकल के आना है। अब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि सदिश रूप में लिख के दिखाओ, तो सदिश रूप में लिख देंगे, कार्तीय रूप में लिख के दिखाओ तो कार्तीय रूप में लिख देंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही है वेक्टर में, जैसे बताया था आई जे के कैप करके, ये लाइन लेके इसको हटा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, फिर बीच वाली लाइन लेके उसके ऊपर नीचे वाली लाइन हटा देंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर तीसरे वाले में इसकी ये और ये लाइन हटा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इक्वल 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगी। तो ये 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण हो गया है। अब समतल में समीकरण में अंतःखंड रूप और देख लेते हैं। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, जैसे लाइन सरल रेखा वाला चैप्टर कोऑर्डिनेट में पढ़ा था हाई स्कूल में, तो उसमें अंतःखंड रूप में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 लिखते थे। समझो बिल्कुल उसी टाइप का ये भी है, बस ये समतल है तो इसमें x y z तीनों ले लिया है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। x एच पे काटा गया अंतःखंड ए, वाई एच पे काटा गया अंतःखंड बी और जेड एच पे काटा गया अंतःखंड सी है। एक्स एच पे है तो इसमें 1 0 0 हो जाएगा, वाई एच पे केवल वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, जेड एच पे केवल जेड कोऑर्डिनेट मतलब 0 0 और सी, और मूल बिंदु है 0। ये समतल है। अंतःखंड रूप में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1 इसकी समीकरण हो जाएगी। अंतःखंड उन्होंने दिए होंगे कि एक्स एच पे कितना काट रहा है, वाई एच पे और जेड एच पे कितना काट रहा है, तो ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, बस इक्वल 1 सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण है।
अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है, दो समतलों के बीच का कोण कैसे निकाला जाए। जैसे दो लाइनों के बीच का कोण था, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल है, दो समतलों के बीच का कोण। दो लाइनों के बीच का कोण जैसे निकाला था, बिल्कुल वैसे ही दो समतलों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। भाई समतल दिया उसी फॉर्म में है, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, और इसका पॉइंट कोई A1 से पास हो रहा है, और मान लो दूसरा समतल दिया है, इसके लंबवत वेक्टर n2 है कोई, इसका कोई पॉइंट A2 से पास हो रहा है, डॉट n2। ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन बताया था। जो एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण होता था आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन। अब यहाँ दो समतल हैं तो यहाँ n1 A1 ले लिया, n2 A2 ले लिया। अब जैसे मान लो इसको सॉल्व किया जाएगा, जैसे आर डॉट n1 इक्वल, डॉट करने पर कोई नंबर आता है, ए डॉट एन करेंगे कोई नंबर आएगा, जब दो वेक्टर का डॉट करेंगे उसको हमने कोई D1 मान लिया। ये नंबर है तो इसमें वेक्टर नहीं लगाया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर हट जाता है, अदिश नंबर आता है। अब ये कोई आर डॉट n2 है, इनका भी डॉट करेंगे कोई भी स्केलर नंबर आएगा, दो वेक्टर हैं डॉट कर रहे हैं तो फिर वेक्टर हट जाएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, जब उस नंबर को हमने मान लिया कोई D2, तो आर डॉट n1 इक्वल D1, आर डॉट n2 इक्वल D2। तो वही इक्वेशन है ये, मान लो ये फर्स्ट वाली है और ये सेकेंड वाली है। तो दो समतलों के बीच का कोण निकालने के लिए केवल उनके लंबवत वेक्टर, समतलों के लंबवत वेक्टर से मतलब होता है n1 से और n2 से, और वही फार्मूला में पता होता है जो लाइन वाला लगाया था, cos